morning, friends. Last lecture is converted for the equilibrium position and the laws of motion are almost are finished. Next portion or the next topic is friction. Okay, so our next most important topic is friction. It is the most important topic. Okay, तो start कर रहे हैं. First of all, what is the meaning of friction or inertia? What is the meaning of friction or inertia? मतलब क्या है उसका? Okay, so if we move any object, then friction is produced. Okay, the contact force between the object and the surface is known as friction. It is known as friction. तो friction कहाँ पे लगता है? Friction always produced in the opposite direction of the motion. Opposite direction of the motion. अगर मैं यहाँ से ऐसे मोशन कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो स्टेडी देने के लिए भी हमें फ्रिक्शन चाहिए. सो फॉर द कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द कॉन्टेक्ट सरफेस देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके यूज एंड डिसयूज और एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे? सबसे पहले सपोज हम बात कर रहे हैं एडवांटेज. तो भाई फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है? यस, यू ऑल, एनीवन? कुशल, माही, वेदांत? नहीं, ये नाम देखे थे इसलिए. ओके, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन वॉक, वी कैन रन, वी कैन राइट द मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. तो ये सब उसके एडवांटेज हुए कि भी हम वी कैन राइट, ओके, वी कैन रन, वी कैन वॉक ऑन अ सरफेस और ऑन अ रोड. व्हीकल कैन बी मूव और मूविंग व्हीकल बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑन अ रोड. ओके, ये सब उसके यूज हुए और एडवांटेज है. ठीक है, नाउ डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं. डिसएडवांटेज में क्या आएगा? ओके, तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोज आपके पास न्यू बाइसिकल है, तो जब वो न्यू होती है ना तब वो बहुत स्मूथली जाती है, बहुत स्मूथली. इट इज गोइंग फॉर वेरी स्मूथली. ओके, बट आफ्टर 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, ओके, तो वो जो उसकी चेन होती है ना, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द दैट कॉइल एंड द चेन, वो स्मूथ नहीं रहती, वो बहुत रफ हो जाती है. तो हमें बहुत जोर से फोर्स देना पड़ता है तब वो पैडल जाता है. ठीक है, तो हम वहां पे क्या कराते हैं? ऑयलिंग कराते हैं, मतलब ऑयल लगाते हैं वहां पे. क्यों? क्योंकि वो जो है मोशन वो स्मूथली होना स्टार्ट कर दे उसकी वजह से. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन. ओके, सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन द एज ऑफ द मशीन विल बी डिक्रीजेस. द एज ऑफ द मशीन, ये भाई वो जो चेन है वो सब एक मशीन ही है भाई. ओके, द एज ऑफ मशीन विल बी डिक्रीजेस. द एज ऑफ शूज और सैंडल और वॉट एवर जो हम पहनते हैं, बिकॉज हम जो चलते हैं जब, तब वो कांटेक्ट होता है सरफेस से, रोड से, वॉट एवर. तो वो कांटेक्ट की वजह से सरफेस और रोड और दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? हमारा शूज, वो सब कांटेक्ट में आते हैं ना, उसकी वजह से भी उसमें मतलब वो घिस जाते हैं, तो उसकी भी एज कम हो जाती है. ओके, द एज ऑफ द टायर विल बी डिक्रीजेस. टायर की भी एज डिक्रीज हो जाती है. क्यों? कैसे? कि भाई वो टायर रोड से कांटेक्ट में होते हैं, फ्रिक्शन. तो जितने स्पीड से कार मूव करेगी उतने स्पीड से, मतलब उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई वो फ्रिक्शन कैसे होगा प्रोड्यूस. ओके, सपोज कि भाई आप एक्सप्रेस हाईवे पे और नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में अपने, और योर स्पीड ऑफ अ कार इज 100 और 110 किलोमीटर पर आवर. तो अगर उतनी स्पीड से कोई कार जा रही है तो उसमें क्या हो जाता है? तब कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द रोड एंड टायर वेरी हाई. वो फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है बहुत हाई हो जाता है, उसकी वजह से एनर्जी भी बहुत हाई हो जाती है. तो कई बार क्या होता है? उसके प्रेशर की वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एनर्जी एंड फोर्स, वो जो टायर है ना वो बस्ट हो जाते हैं, तो फट जाते हैं वो टायर ऑन द रोड.
एट द सेम पॉइंट। ओके, कहीं पे भी किसी भी स्पीड पे वो टायर फट जाते हैं, तो ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा टायर के ऊपर, वो फट गया होगा बिकॉज उसकी एज हो गई। अगर नया टायर है तो उसकी इफेक्ट इतनी नहीं होगी, लेकिन अगर टायर पुराना हो गया तो उसकी इफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये सब था फ्रिक्शन में एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, तो ये सब आ सकता है 2 मार्क में। सपोज 2 मार्क में एडवांटेज आए और डिसएडवांटेज आए, आपको दोनों में 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट ईच इन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। समझ में आ रहा है भाई यहाँ तक? श्योर। तो भाई चलो, सबसे पहले हमने क्या देखा था फ्रिक्शन में आज? एडवांटेजेस, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस। ओके, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, कितने कितने एडवांटेज है एंड कितने कितने डिसएडवांटेज है। ठीक है, कंफर्म? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है इट इज टोटली न्यू फॉर यू एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम जो आज अभी करने वाले हैं। ओके, it is a surface and it is a block of mass m। ओके, ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर मैंने m ब्लॉक का एक मास रखा है, m मास का एक ब्लॉक रखा है, मतलब वही हुआ। ओके, तो अभी सबसे पहले सपोज मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे लगेगा? ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब ये फ्रिक्शन यहां पे लगेगा, F स्मॉल f, Fs और Fk दोनों में से कोई भी एक, क्या Fs क्या Fk, दोनों में फर्क क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ओके, सपोज मोशन यहां हो रहा है तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ऑपोजिट। ऑलवेज सरफेस से 90 डिग्री, सॉरी ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री ऊपर नॉर्मल फोर्स एंड सरफेस से 90 डिग्री नीचे mg फोर्स और वेट। वन मोर टाइम, ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री ऊपर नॉर्मल फोर्स, सरफेस से 90 डिग्री नीचे mg फोर्स। ये मैंने जो बोला वो ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट 2 वर्ड, ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री अपवर्ड नॉर्मल फोर्स, सरफेस से 90 डिग्री डाउनवर्ड mg फोर्स। तो इतने फोर्स लगेंगे नॉर्मल कंडीशन में। कि सपोज मैं फोर्स यहाँ पे दे रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री ऊपर नॉर्मल फोर्स, सरफेस से 90 डिग्री नीचे mg फोर्स और वेट फोर्स, डन, ग्रेविटेशन फोर्स, वन टाइप ऑफ। इन शॉर्ट फ्रिक्शन is directly proportional to normal force। अब 2 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकंड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, Fs मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एंड Fk मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों में फर्क क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी कंडीशन में है, सपोज मैं अभी हूं ऐसे, तो अभी कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा लगेगा अभी? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ओके, तो कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो अगर स्टेडी है तो Fs और मोशन में है तो Fk। तो एक सिंपल दोनों केस के लिए फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। अब मुझे ये प्रोपोर्शनल कैंसिल करना है, तो यहां पे हो जाएगा म्यू, इट इज नॉट यू, ये यू का सिंबल नहीं है, ये म्यू का सिंबल है। Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन और Fk इक्वल टू म्यू के एन, जो फाइनल आंसर। ओके, और उसमें म्यू एस या फिर म्यू के का नाम क्या? coefficient of static
फ्रिक्शन और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डन से भाई, सबसे पहले लिख दो ये शांति से, बहुत शांति से। हो गया? एक और बार। ओके, वन मोर टाइम एंड लास्ट टाइम। ध्यान रखना यहाँ पे एक सरफेस के ऊपर m मास का ऑब्जेक्ट रखा है मैंने। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सरफेस से 90 डिग्री अपर डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स, ऑब्जेक्ट सॉरी वन मोर टाइम, ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री अपर डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट से भाई मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री अपर नॉर्मल फोर्स, सरफेस से 90 डिग्री नीचे mg फोर्स। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। दो टाइप के फोर्स होता है, पहला फोर्स होता है Fs और दूसरा होता है Fa। तो यहाँ पे Fs प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज Fs इज इक्वल टू μsn, या फिर Fk प्रोपोर्शनल टू n, दैट इज Fk इक्वल टू μsn। ये Fs मतलब क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। Fk मतलब क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे μs का नाम क्या? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड μk मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डन? यहां तक लिख दो आप लोग, बहुत शांति से लिख देना, बहुत 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 शांति से। ओके, अब ये फर्स्ट केस था हमारा, नाउ सेकंड केस। अब ये ध्यान से, ये सरफेस थी हमारी, उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा था, अभी थोड़ा चेंज हो रहा है। ये सरफेस है जो थीटा एंगल पे है और मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है ऐसे। तो ध्यान से, ये डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया, इससे बड़ा है ये डायग्राम नहीं, इसका बड़ा भाई ये, मतलब इसका हाई लेवल। डर? थोड़ा ध्यान से। सबसे पहले अब मैंने ऐसे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा? नीचे आएगा ऐसे, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ऑपोजिट, Fs और Fk व्हाटएवर। डन? Fs और Fk डन। अब दो चीज, नॉर्मल फोर्स एंड mg फोर्स। तो ध्यान से, नॉर्मल फोर्स ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री ऊपर और mg फोर्स सरफेस से 90 डिग्री नीचे। तो सबसे पहले नॉर्मल फोर्स। तो मुझे डाउट है, जो आप लोग मुझे सॉल्व कराएंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं आता है, आपको आता है तो आप लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है? तो अब नॉर्मल फोर्स कहां पे लगेगा? यहां पे या यहां पे? 1 और 2 इन दोनों में से कोई एक जगह पे लगेगा नॉर्मल फोर्स। कहां पे और क्यों? वन और टू? वन? ओके, तुम 2 कह रहे हो, ओके तुम 1 कह रहे हो। भाई तू भी कुछ बोल, तू तो कुछ नहीं बोल रहा है। 1 और 2? योर आंसर इज 1। यहां पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। कैसे? नॉर्मल फोर्स ऑलवेज ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री पे। तो अभी ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री ये बनेगा, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, मतलब ये 2 कैंसल होगा, ये नहीं आएगा। तो यहां पे क्या बनेगा भाई? n, नॉर्मल फोर्स। और अभी mg कहां पे आएगा? सरफेस से 90 डिग्री नीचे। तो अब यहां पे आई हैव 2 ऑप्शन, वन पे आएगा या 2 पे आएगा? mg।
यहाँ पे आएगा mg। क्यों? ये सरफेस है हमारी, तो ये 2 तो आएगा ही नहीं, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो नॉर्मल फोर्स ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री, मतलब ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है, अभी आपके सामने जो खड़ा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो मेरा नॉर्मल फोर्स ऊपर, सपोज मैं यहाँ पे हूँ तो नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर, सपोज मैं यहाँ पे हूँ तो नॉर्मल फोर्स ऐसे ऊपर। समझ में आ रहा है? ओके, सरफेस तो मेरी एक ही है। सपोज यहाँ पे बात करें, कोई ऐसा बोलेगा कि सर ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे, तो सरफेस इसे नहीं लेनी पड़ेगी, ये वाला पोर्शन है, लेकिन ये विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सरफेस थीटा बना रहा है, तो मेन सरफेस तो मुझे यही काउंट करनी है। ऑलवेज सरफेस हमें क्या काउंट करनी है? ये वाला पोर्शन। तो ये क्या हुआ? mg। डन? कोई डाउट यहां तक? श्योर? लॉक किया जाए, कंफर्म। ओके, तो ये था दूसरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो सबसे पहले ये रेगुलर F प्रोपोर्शनल टू n, 2 बार है Fs एंड Fk, उस हिसाब से हमें लिखना है। म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो ये था हमारा इक्वेशन। ये डायग्राम मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये दोबारा जो हम कर रहे हैं वो सब आप लोग करेंगे सॉल्व, ध्यान से। यहां पे कौन सा? mg, यस, फ्रिक्शन, तो नॉर्मल। ओके डन, यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे mg। अब एक चीज याद रखो, चैप्टर 4 में वेक्टर्स में वो कंपोनेंट थे 2, x एंड y। अगर मैं x यूज कर रहा हूं तो cos थीटा, और अगर मैं y यूज कर रहा हूं तो sin थीटा, सेम टू सेम। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट मिलेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे, सेकंड कंपोनेंट यहाँ। ओके, ये फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट, ऐसा कुछ नहीं, आप इसे फर्स्ट ले सकते हैं, इसे सेकंड भी ले सकते हैं। ओके, तो इट इज अ फर्स्ट, इट इज अ सेकंड। अब यहाँ पे दोनों में से एक साइन थीटा है और दोनों में से एक कॉस थीटा है, एक mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा। ओके, तो कौन सा साइन कौन सा कॉस, वो कैसे पता चलेगा? जहां पे थीटा बनेगा, अब ये 1 और ये 2, तो दोनों में से थीटा कहां पे बन रहा है? सबसे पहले आपके डायग्राम में थीटा यहां पे बन रहा है, ठीक है? सपोज मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला, ये ट्राइंगल ले रहा हूं, उसमें यहां पे थीटा है, तो अभी दूसरा थीटा 1 पे बनेगा या 2 पे, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जहां पे थीटा बनेगा वहां पे cos थीटा आएगा, ऑलवेज। जहां पे थीटा बनेगा वहां पे cos थीटा, और जहां पे थीटा नहीं बन रहा है वहां पे sin थीटा। चलो भाई, तो थीटा कहां पे बनेगा? 1 पे और सेकंड पे। 1 वाले कितने, 2 वाले कितने? योर आंसर इज 2। 2 पे बनेगा ना थीटा। ओके, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे थीटा बन रहा है, तो ये थोड़ी थीटा होगा, तो ये आपका थीटा, तो ये होगा mg cos थीटा एंड इट इज mg sin थीटा। और जो भी कंपोनेंट बनेंगे ऑलवेज 90 डिग्री पे बन रहा है, एक x और एक y, ऑलवेज 90 डिग्री। तो देखो ये दोनों 90 डिग्री पे है। ओके, चलो अभी इसमें क्या था, n के एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा था? mg, और फोर्स से एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा था? फ्रिक्शन। तो ये चीज अभी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। n से एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा है? एग्जैक्टली ऑपोजिट mg cos थीटा, और फ्रिक्शन से एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन सा है? mg sin थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन, और यहां पे n इक्वल टू, दिखाई दे रहा है भाई आपको? श्योर? ऐसा तो मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, fs इज इक्वल टू mg sin थीटा, और यहां पे n इक्वल टू mg cos थीटा। सपोज मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, तो mg कट, sin अपॉन cos मतलब क्या? tan, fs अपॉन n इक्वल टू tan थीटा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा fs इक्वल टू tan थीटा n। इससे पहले क्या थी फॉर्मूला fs के लिए? fs इक्वल टू μs n, और यहाँ पे क्या है? fs इक्वल टू tan थीटा n। उसका मतलब ये हुआ कि μs और tan थीटा सेम हुआ।
इस केस के लिए, फॉर दिस केस ओनली। समझ में आया भाई? श्योर? लिख लो एक बार, डायग्राम बहुत ध्यान से ड्रॉ करना और शांति से। ठीक है, तो अभी एक न्यूमेरिकल कर रहा है। करता है ना, हो जाएगा, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। तो ये सब थियोरेटिकल था, ये बेसिक था। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको अभी के बाद सब न्यूमेरिकल आएंगे, A to Z न्यूमेरिकल। ठीक है, जल्दी जल्दी। मोशन से ऑपोजिट फ्रिक्शन, सरफेस से 90 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल, सॉरी ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री अपवर्ड में नॉर्मल फोर्स, सरफेस से 90 डिग्री डाउनवर्ड mg फोर्स। ओके, और अगर आपका रेगुलर नहीं बन रहा है तो वहां पे आपको दो थीटा लेने पड़ेंगे, मतलब दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां पे बनेगा? जहां पे थीटा है वहां पे कॉस थीटा, जहां पे थीटा नहीं है वहां पे क्या बनेगा? साइन थीटा। तो फिर मैंने इनको कंपेयर कर दिया, देन इट इज माय फाइनल आंसर। ओके, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अभी कितना लिख दिया आपने? कंफर्म? ओके, ये ऐसा न्यूमेरिकल ऐसा दिया है कि भाई एक ऑब्जेक्ट, ओके, सपोज उस ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। ओके, उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है 0.2, इट इज अ यूनिटलेस। The coefficient of friction, it is a unitless and dimensionless. Done? Suppose मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद मैं दोनों डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला डायग्राम, ये चाहिए आपको। एक ऑब्जेक्ट है m मास का, किस एंगल पे है भाई? 30 डिग्री पे है। तो मुझे इस केस के लिए म्यू एस फाइंड आउट करना है। फाइंड द म्यू एस। क्या फाइंड आउट करना है भाई? म्यू एस फाइंड आउट करना है। तो चलो कोई बात नहीं, कर रहे हैं। तो ये आपका डायग्राम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे, ओके, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे mg, यहाँ पे mg cos थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Fs इक्वल टू mg sin थीटा, n इक्वल टू mg cos थीटा। दोनों को सपोज डिवाइड करूँ, Fs अपॉन n, तो mg कट, tan थीटा। ओके, हमारी फॉर्मूला क्या थी? Fs इक्वल टू म्यू एस n, या फिर ये फॉर्मूला भी बन रही है Fs इक्वल टू tan थीटा n। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करूं तो म्यू एस का आंसर क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। अभी थीटा कितना बन रहा है? 30 डिग्री। सो tan 30 का आंसर क्या? 1/√3। योर आंसर 1/√3। तो आपको अभी कैलकुलेटर में फाइंड आउट करना होगा √3 मतलब क्या? 1.71, 1.73। तो 1/1.71, 1.73, तो आपका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। वो कैलकुलेट में आपको देखना है।
सो दिस इज योर द आंसर ऑफ म्यू एस। ये पूरी मेथड दी गई इस न्यूमेरिकल की, तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। लिख दो सबसे पहले अच्छे से, बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ में आया भाई? तो देख लो जल्दी सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले आज मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है आज का। ऐसा होता है ये वीडियो 3-4 बार देखना आप लोग अगर समझ में ना आए तो, बट मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ओके, तो मैं इसके बाद फिर JEE का एक लेक्चर आपको सेंड करूंगा इस जितने अब तक टॉपिक है उसके रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ओके, आफ्टर दैट फ्रिक्शन, नॉर्मल जो कि भाई नॉर्मल सरफेस के ऊपर होता है ऑब्जेक्ट, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है वो, लेकिन अगर वो थीटा ऑब्जेक्ट पे हो रहा है तो कौन सा फोर्स लगेगा। Fs is directly proportional to normal force, Fs equal to mu s n। ओके, सेम टू सेम Fk के लिए, और उसके बाद वो सब हमने डिराइव किया। तो ये था आपका आज का जो भी हमने किया, बहुत ध्यान से करना सॉल्व, क्योंकि आगे के लेक्चर में ये सब कॉन्सेप्ट फुल चैप्टर तक यूज होंगे, और आगे 2-3 चैप्टर तक ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। ओके, और ये साइन थीटा कॉस थीटा तो 12th साइंस में भी आएगा। सो प्लीज, इट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंडरस्टैंड? तो ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।